हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आईएनएस विक्रांत पे। तो जैसा कि हम जानते हैं आईएनएस विक्रांत के जो सी ट्रायल्स हैं वो चालू हो गए हैं। तो कुछ समय बीता है और कुछ इमेजेस बाहर आई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आई हैं। तो अब थोड़ा विस्तार में इसके बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं और फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले ये चीज़ क्लियर कर दें कि जो इन्फॉर्मेशन होगी पहले वो आपको क्लियरली दे दी जाएगी, पर जो एनालिसिस होगा वो फोटो बेस्ड और जो अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उस पर बेस्ड होगा। तो वो कंप्लीट एक्यूरेट होगा, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते क्योंकि वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होगा। तो जितनी चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं उसके हिसाब से हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, और अगर आपको उसमें कुछ ऐड करना हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। तो अभी तक दो जो इम्पोर्टेंट वीडियोस निकल कर आए हैं इस सी ट्रायल के, उसमें पहला जो है वो सीकिंग हेलीकॉप्टर की लैंडिंग है और दूसरा जो है वो ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की लैंडिंग है। तो इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को लैंड कराकर देख लिया गया है। बाकी आगे चलकर जो सबसे क्रिटिकल चीज़ होगी वो फिक्स्ड विंग यानी कि MiG-29 एयरक्राफ्ट की लैंडिंग होगी और टेक ऑफ होगा। बाकी ये जो हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग हुई है ये एक्चुअली बहुत क्लीन वेदर में नहीं हुई है। तो जो वेदर कंडीशन थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें लैंड कराया गया है। तो इसे एक्चुअली एक क्रिटिकल पार्ट कहा जा सकता है इन ट्रायल्स का। बाकी एयरक्राफ्ट कैरियर की काफ़ी क्लीन इमेजेस आई हैं जिसमें कई चीज़ें रिवील हुई हैं। तो एक्चुअल डिज़ाइन से थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनको हम आगे क्लियरली डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस एयरक्राफ्ट कैरियर की इमेज को क्लियरली देखें तो इसमें एक बार में डेक पर करीबन 12 यानी कि 12 के अराउंड जो एयरक्राफ्ट हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं, जिसमें पीछे की तरफ करीबन 6 एयरक्राफ्ट का स्पेस दिया गया है। आइलैंड के बगल में करीबन 3 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं और आगे की तरफ भी करीबन 3 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। तो टोटल 12 एयरक्राफ्ट जो हैं वो आ सकते हैं। बाकी जो लिफ्ट्स हैं वो आइलैंड के आगे और पीछे की साइड दे रखी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन पर भी आप एक एक एयरक्राफ्ट खड़े कर सकते हैं। तो फुली पैक्ड कंडीशन में करीबन 14 यानी कि 14 एयरक्राफ्ट एक बार में इसके फ्लाइट डेक पर आ सकते हैं। वहीं पर इसे कंपेयर करें आईएनएस विक्रमादित्य से, तो जैसा कि इमेज आपके सामने है, इसमें मैक्सिमम आपके 10 एयरक्राफ्ट ही फ्लाइट डेक पर आ सकते हैं। बाकी बात करें एक बार में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर मेंशन है, 6 हेलीकॉप्टर एक बार में इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर सकते हैं। कंपेयर करें आईएनएस विक्रमादित्य से तो उस पर खाली 5 ही कर सकते हैं। तो इसके डेक पर आईएनएस विक्रमादित्य के कंपैरिजन में ज़्यादा एयरक्राफ्ट आ सकते हैं। बाकी और चीज़ जो नज़र आ रही है वो इसके 3 अरेस्टिंग केबल नज़र आ रहे हैं। तो ये जो केबल है और हाइड्रोलिक डैम्पिंग अरेस्टिंग सिस्टम है, ये दोनों ही अमेरिकन फर्म ने सप्लाई किया है। तो इसकी जो क्वालिटी है वो आईएनएस विक्रमादित्य के केबल अरेस्टिंग अरेंजमेंट से बेटर है। बाकी 2 हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी हैं जैसा कि हमने डिस्कस किया आइलैंड के आगे और पीछे। तो इनको सप्लाई किया गया है यूके बेस्ड एक कंपनी है मैकटागर्ट स्कॉट द्वारा। तो इस हाइड्रोलिक लिफ्ट को लेकर कुछ चीज़ें हैं जिनको विस्तार में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि मॉडल्स में थी पर एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर में नहीं दिखाई दे रही हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि आईएनएस विक्रांत के आर्मामेंट में इसमें 4 76 मिलीमीटर की सुपर रैपिड गन्स लगनी है। तो ये जो इमेज आपको अभी दिखाई दे रही है इसमें 7662 SRGM के नाम से जो इन चारों गनों की पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। तो पहले आप अपना फोकस करिए स्की जम के पास। तो यहाँ पर आपको स्की जम के बगल में 2 पोजीशन दिखाई दे रही हैं जहाँ पर ये 7662 SRGM माउंट है। अब आपको दिखाते हैं एक्चुअल इमेज। तो एक्चुअल इमेज में स्की जम के खाली राइट साइड में हमें वो जगह दिख रही है जहाँ पर SRGM को माउंट करना था, जबकि लेफ्ट साइड जो है वहाँ पर वो एरिया है ही नहीं। सिमिलरली अगर आप दोबारा से प्रपोज्ड इमेज को देखेंगे तो बैक साइड पे आपको 2 जगह 7662 SRGM दिखेगी। आपको लेफ्ट साइड पर ही वो स्पेस दिखाई देगा और जबकि राइट साइड पे वो स्पेस है ही नहीं। तो अब इसमें 2 ही स्पॉट दिखाई दे रहे हैं जहां पर ये SRGM माउंट है। तो एक गन जो है वो करीबन 180 डिग्री तक कवर कर सकती है, लेकिन यहाँ पर कई ब्लाइंड स्पॉट हैं। तो ये दोनों गन मिलकर 360 डिग्री की कवरेज नहीं प्रोवाइड करा सकती। बाकी अगर जो एक्चुअल प्रपोज डिज़ाइन है उसके हिसाब से इसमें चेंजेस करने पड़े तो बड़े स्ट्रक्चर्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे मेन स्की जंप के बगल में, जो कि ऐसा लगता नहीं कि बाद में किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत अच्छा है। बाकी क्लोजिंग वेपन सिस्टम के तौर पर जो 4 AK-630 गन्स लगने वाली थी वो फोटोज़ में क्लियरली नज़र नहीं आ रही हैं, तो उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है ये बता पाना मुश्किल होगा।
सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए इसमें 32x2 यानी कि 64 बराक 8 मिसाइल जो है वो लगनी है। 32 एक साइड, 32 एक साइड, उन दोनों की पोजीशन को रेड सर्कल से यहाँ पर डिनोट किया गया है। तो अभी देखकर ऐसा लगता नहीं कि इनको यहाँ पर लगाया गया है। बाकी अगर इसके मेन आइलैंड को देखें तो इसमें एक रडार जो लगा है वो सेलेक्स RN40L रडार है। ये करीबन 400 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। एक 3D रडार है और L बैंड रडार है। तो ये 360 डिग्री की कवरेज देता है और 6 राउंड पर मिनट में घूमता है। तो ये रडार काफ़ी पावरफुल है, हर तरह के एरियल टारगेट को ट्रैक कर सकता है, मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है और ट्रैक करते हुए स्कैन कर सकता है। बाकी इसमें जो मेन रडार लगना है वो एल्टा का ELM 2248 MF स्टार रडार है, जो कि एक AESA रडार है जिसकी रेंज भी 400 किलोमीटर के आसपास है। ऐसे 2 रडार यहाँ पर लगेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेन आइलैंड पे 2 स्लॉट दे रखे हैं, आगे और पीछे, और इनके जो एंटीना है वो 3 साइड पे माउंट होंगे, आगे और पीछे की साइड पर। तो टोटल ये 360 डिग्री की कवरेज देंगे, पर अभी ऐसा लगता है कि रडार को माउंट नहीं किया गया है। बाकी जो सैटकॉम रडार है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, वेदर रडार है, उसको माउंट कर दिया गया है। तो अभी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भले ही ये सी ट्रायल में है पर पूरी तरीके से बना नहीं है। तो अब यहाँ से आते हैं मेन मुद्दे पर, जो कि इसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट को लेकर है। तो ये जो हाई रेजोल्यूशन इमेज रिलीज करी गई है, अगर इसको हम एनालाइज करें तो हमें यहाँ पर जो शिप है उसकी टोटल लेंथ मालूम है, करीबन 262 मीटर के आसपास की है। तो अगर आप एक स्केल को लेते हैं और जो इमेज में शिप की लेंथ दिख रही है उसके आगे से पीछे तक नापते हैं और उस वैल्यू को 262 मीटर रखते हैं और उसके हिसाब से उसके रेफरेंस में लिफ्ट की लेंथ को मापते हैं, तो वो करीबन 9 से 10 मीटर के आसपास की आती है। हमारे खुद के कैलकुलेशन में ये 9 मीटर के आसपास थी, थोड़ी कम थी। कुछ लोगों ने और किया है तो ये 10 मीटर के आसपास की आ रही है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है MiG-29K के लिए। लेकिन परेशानी तब आती है जब इसको आप कैलकुलेट करते हैं रफाल या F-18 सुपर हॉर्नेट के कंपैरिजन में। तो MiG-29K का जो फोल्डेड विंग स्पैन है वो 6 मीटर के आसपास का है। रफाल के विंग फोल्ड नहीं होते तो उसका जो विंग स्पैन है वो 11 मीटर का है। वहीं पर बात करें F-18 सुपर हॉर्नेट की तो उसका फोल्डेड विंग स्पैन जो है वो 9.32 मीटर बताया जाता है। तो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से ये 9 से थोड़ा कम था, बाकी लोगों की कैलकुलेशन के हिसाब से ये 10 था। तो अगर हम इसे 9 से 10 भी मान के चलें तो रफाल M तो इसमें फिट होने वाला नहीं है, और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 इसमें फिट होगा ये पता लगाने वाली बात है, क्योंकि अगर फिट होगा भी तो बहुत मुश्किल से होगा। तो अगर हम जितना कैलकुलेट कर रहे हैं ये उतना है, तो रफाल M का जो पत्ता है वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। बची बात F-18 सुपर हॉर्नेट की, तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ चीज़ें हमने नोटिस करी और ये उस पर बेस्ड हमारा एनालिसिस था। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है जिसको हम करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या INS विक्रांत पर बेस्ड एक फ्लैट टॉप यानी कि कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जा सकता है और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।